हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रथम पाठ पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। हम सभी अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं। ऐसा हम भाषा के माध्यम से करते हैं, यानी कि हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उसे हम दूसरों को प्रकट करने के लिए, दूसरों के साथ व्यक्त करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? भाषा की सहायता लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उपयुक्त पहले चित्र में मंच पर आसीन नेताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं तथा उपस्थित लोग सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेताजी है वो बोलकर अपनी बात को कह रहे हैं तथा वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, यानी कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, वह सुनकर उनकी बात को समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में एक शिक्षिका लिखकर अपनी बात समझा रही है और विद्यार्थी पढ़कर उनकी बात समझ रहे हैं। यानी कि जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक शिक्षिका दिखाई दे रही है जो कि लिखकर अपनी बात समझा रही है, और जो विद्यार्थी है वह पढ़कर उनकी बात को समझ रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम चर्चा करेंगे कि मौखिक भाषा क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो भाषा के इस रूप को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। यानी कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं तो भाषा के इस रूप को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। गायक गाना गाते हुए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि गायक गाना गाते हुए, कवि कविता पाठ करते हुए, सौम्या अपनी दादी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए। अब जैसे कि हमने उस चित्रों में देखा था कि भाई जो पहला चित्र है उसमें जो गायक हैं वो लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, यानी कि जो पहला चित्र वहाँ पर दिखाया गया था उसमें जो गायक है वो गा कर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे और लोग उनका गाना सुनकर उनके गाने का आनंद ले रहे थे। दूसरे चित्र में हमने देखा था कि कवि बोलकर कविता पाठ कर रहे थे और श्रोता सुनकर कविता का आनंद ले रहे थे। तीसरे चित्र में हमने देखा था कि दादी और पोती फ़ोन पर अपनी अपनी बातें कह रही थी तथा सुनकर एक दूसरे की बातों को क्या कर रही थी? समझ रही थी। इस प्रकार ये सभी भाषा के कौन से रूप है? ये सभी भाषा के मौखिक रूप है। मौखिक रूप यानी कि बोलकर अपनी बात को समझाना तथा सुनकर दूसरे की बात को समझना। अब हम पढ़ेंगे कि लिखित भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो जब हम अपनी बात किसी को लिख कर समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरे की बात को समझते हैं तो भाषा के इस रूप को क्या कहा जाता है? लिखित भाषा। यानी कि हम लिख कर किसी को अपनी बात समझा रहे हैं तथा हम पढ़कर उसकी बात को समझ रहे हैं तो भाषा के इस रूप को क्या कहेंगे? भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहेंगे। उपयुक्त पहले चित्र में माँ बेटी का गृह कार्य करा रही है, जिसमें पढ़ना और लिखना दोनों ही कार्य हो रहे हैं। दूसरे चित्र में पिताजी समाचार पत्र को पढ़कर देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं। तीसरे चित्र में युवक नौकरी प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा भेज रहा है। जैसे कि इन चित्रों में दिखाया गया कि पहले में जो माँ है वो बेटी को गृह कार्य करवा रही है, दूसरे में जो पिताजी है वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और जो तीसरा है उसमें एक युवक नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। इस प्रकार ये सभी भाषा के कौन से रूप हो गए? ये सभी भाषा के लिखित रूप हो गए। संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात कही जाती है, लेकिन इसे भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते और ना ही वह पढ़ना लिखना जानते हैं, तो ये संकेतों का माध्यम से अपनी बात लोगों को समझाते हैं, पर इसे अभी कोई मान्यता नहीं मिली है, भाषा का कोई मान्य रूप नहीं माना जाता। अब हम चर्चा करेंगे भाषा के विविध स्तर। तो सबसे पहले है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कौन इसे बोलता है? तो चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। जन्मोपरांत यानी कि जन्म के बाद जब बच्चा पहली बार कुछ बोलना सीखता है
तो ये शब्द जो वह बोलता है उसके माता पिता और परिवार के सदस्य उसे सिखाते हैं। अपने परिवार से बच्चे द्वारा सीखी गई उसकी पहली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। क्षेत्र विशेष के आधार पर बच्चे की अलग अलग मातृभाषा होती है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद बच्चा जब पहली बार बोलता है तो वह उसके माता पिता उसे सिखाते हैं, वह परिवार के अन्य सदस्य उसे सिखाते हैं। तो ये जो उसका पहली बार जो शब्द बोलता है उसे ही उसकी मातृभाषा माना जाता है। और यह क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग होती है, यानी अलग अलग जगह के लोग इसे अलग अलग भाषा यानी कि इनकी अलग अलग मातृभाषा होती है। अब राजभाषा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इस पर चर्चा करते हैं। जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। यानी कि जब कोई देश का संविधान होता है, जैसे कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अब राष्ट्रभाषा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, कौन इसे बोलता है, इसका क्या मतलब है। तो किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। हमारा देश एक विशाल देश है। इसके विशाल भूभाग पर अनेक भाषाएं और बोलियां बोली और समझी जाती हैं, परंतु इसकी अनेक भाषाएं और बोलियों के बीच लगभग 70% लोगों द्वारा क्या प्रयोग की जाती है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है। विविध देश और उनकी भाषाएं। अब हम चर्चा करेंगे कि देश व उनकी भाषाएं। तो भारत की हिंदी, अमेरिका अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, इंग्लैंड अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन, फ्रांस फ्रेंच, पाकिस्तान उर्दू। हमारे देश के विविध राज्य और उनकी भाषाएं, यानी कि हमारा जो देश है उसके जो राज्य है वो उनकी भाषाएं पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, बिहार मैथिली या फिर हिंदी, कर्नाटक कन्नड़, असम असमिया, पश्चिम बंगाल बंगला, उड़ीसा उड़िया, हिमाचल प्रदेश हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी, मणिपुर मणिपुरी। अब हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है। तो भाषा यानी कि मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनियों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उस लिखने की विधि या ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यानी कि जो मौखिक भाषा थी ना, बोलने की भाषा, उसे स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ और हर भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जो ये लिखने का विधि होती है, लिखने का ढंग होता है, उसे ही लिपि कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। संस्कृत देवनागरी, बोडो देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी, संथाली देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, बांग्ला, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की क्या परिभाषा है। तो बच्चों, अपने दैनिक जीवन में बोलचाल और पढ़ने लिखने में जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है। यह गलतियां व्याकरण के ज्ञान के अभाव में होती है। यानी कि जब हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम बोलने लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, और यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम कुछ भी गलतियां नहीं करेंगे। भाषा के सही प्रयोग के लिए शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप को जानने, समझने और सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये अशुद्ध है, अब हमें इसे शुद्ध करना सीखेंगे। भैया यह सेब कितने का दिया, जैसे कि यहाँ पे बोला गया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, भैया सेब क्या भाव है। अरे सही टाइम पर आए हैं, खाना खाओ। अरे वाह,
आप अच्छे समय पर आए, भोजन कीजिए। आज हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम इसके अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।